वेलकम टू इकोनॉमिफाई इंडिया डे 15 ऑफ 21 डे हार्ड सीरीज। आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे मोनोपोली से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मोनोपोली के बारे में आपको पता होगा कि अगर आपने इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ रखी है तो देयर इज ओनली वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? तो नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोनोपोली. A monopolist is generally regarded as the price maker because it's the sole producer of a product that does not have close substitute in the market. अब ये जो मोनोपोलिस्ट है इसे कहा जाता है प्राइस मेकर, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि प्राइसेस क्या होंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही अकेला है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को जब यही बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होंगे। सो पे अटेंशन टू द कीवर्ड्स: प्राइस मेकर, सोल प्रोड्यूसर, क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो ये तीनों जो हैं, these are the characteristics of monopoly. So statement 1 is absolutely correct. Since there are no competing firms in the industry, a monopolist can charge any price without experiencing any reduction in the quantity demanded. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मोनोपोलिस्ट जो है उसका कोई कंपटीटर नहीं है, तो क्या वो हमेशा एक ऐसी प्राइस चार्ज करेगा अपनी मन मुताबिक, यानी कि क्या वो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है क्योंकि ही इज़ द सोल सेलर, सोल प्रोड्यूसर। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम जनरल सेंस में देखें तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंड करता है कि वो जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा बेच रहा है। अगर तो ऐसा प्रोडक्ट है जो नेसेसिटी वाला है, दैट इज नेसेसिटी, जो चाहिए ही चाहिए, उस केस में आप उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कुछ ज़्यादा रिडक्शन नहीं देखोगे। बट बाय एंड लार्ज जनरली हम ये मानते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। सो देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर मोनोपोलिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा तो देयर विल बी रिडक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, डिपेंड करता है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो बेच क्या रहा है, ये इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ थर्ड इज द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट इज सेम एज अ मार्केट डिमांड कर्व बिकॉज द फर्म इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है, मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही होती है। थर्ड पॉइंट में ये याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट में कि जो मोनोपोली है ना, मोनोपोली में जो फर्म है, अब एक ही फर्म है तो फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। सो फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। सो मोनोपोलिस्ट का जो आपका डिमांड, मार्केट डिमांड, मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व है वही आपका मार्केट का भी क्या होगा, डिमांड कर्व। सो स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिकॉज फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। The demand curve facing a monopolist normally slopes downward, indicated that higher quantities can usually be sold only at lower price. तो बेसिकली मोनोपोलिस्ट का अगर आप देखोगे तो इस तरह से उसका डिमांड कर्व रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, इसमें आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट आ जाता है, राइट? अब ये आपसे क्या कह रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट है उसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमांड। क्या अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि हायर द प्राइसेस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइसेस हायर द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर वो प्राइसेस को कम कर देगा तो वो जो उसकी क्वांटिटी जो सेल है वो इंक्रीज होगी, दैट विल इंक्रीज। सो स्टेटमेंट 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 1, monopolist is the price maker, sole producer. Monopolist is same as the market demand curve because firm is equal to industry. डिमांड कर्व जो मोनोपोलिस्ट फेस करेगा दैट विल बी नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। व्हाई? बिकॉज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेवेन्यू कर्व बताइए किसकी, मोनोपोली फर्म की। एक एवरेज रेवेन्यू होता है और एक मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? आप कितना एडिशनल सेल करके कितना और रेवेन्यू कमा रहे हो। अब वो एडिशनल सेल आप कैसे करोगे? प्राइसेस को कम करके, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दिस, अंडर मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू जनरली लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू बिकॉज एडिशनल यूनिट्स कैन यूजुअली बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सो इस तरह से आपका मोनोपोली का रहता है, हो सकता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू लाइज बिलो एवरेज रेवेन्यू, तो यहां तक तो ठीक है सारा।
ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू को बढ़ाना है तो हमें सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, क्योंकि मोनोपोलिस्ट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को फेस करता है। एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए प्राइस घटानी पड़ेगी। इस वजह से जो नए नए यूनिट से आने वाली एक्स्ट्रा इनकम, क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, वो आपकी पुरानी एवरेज इनकम के हमेशा कम ही होगी। तो कम होगी, दैट्स व्हाई it will lie below the average revenue curve. So statement 1 is absolutely correct. There should be no doubt. Right. The average revenue curve of a monopolist coincides with the price charged for a unit sold in the market. ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ठीक है, और मार्केट में हर एक यूनिट के लिए चार्ज किए जाने वाली प्राइस दोनों एक ही होती हैं। इसका ये मतलब है, यू अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू है मोनोपोलिस्ट का, वो किससे कोइंसाइड करता है? प्राइस। किससे? प्राइस। ठीक है, आई होप अगर आपको इसका थोड़ा आइडिया हो। देखिए ध्यान से समझिए, आपका एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है? प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू पी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब जब आपका एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर ही आ गया? पी के। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया? पी के। सो द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट कोइंसाइड्स विद द प्राइस चार्ज फॉर एवरी यूनिट सोल्ड इन द मार्केट। बिल्कुल सही है। ठीक है। थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव इवन बिफोर टोटल रेवेन्यू रीच इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों? रूल ये कहता है कि जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? पॉजिटिव। जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीरो। तब आपका एवरेज रेवेन्यू या आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम। मैं दोबारा से लिख देता हूं, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? जीरो, आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? मैक्सिमम। अगर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हो, वहां पर भी ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि द मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव इवन बिफोर द टोटल रेवेन्यू रीच इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। ये स्टेटमेंट जो है बच्चों वो गलत है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूज टू इंक्रीज ओनली एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स पॉजिटिव। वंस total marginal revenue becomes negative, total revenue begins to decrease. So statement 4 is correct. लेकिन यहाँ क्या पूछा है? total revenue continues to increase only as long as marginal revenue remains positive. So this is absolutely correct. Right answer is option A. Okay, let's proceed to the next question. So this is related to price discrimination. Price discrimination का क्या मतलब होता है? सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज जनरली फीजिबल ओनली व्हेन बायर्स कैन नॉट इजीली रीसेल द प्रोडक्ट टू वन अनदर। अब एग्जांपल से समझिए इसको, ये कंसेप्ट क्या क्या रहा है। देखिए जैसे हम बात करते हैं रेलवेज की। ठीक है, अब रेलवेज ने मान लीजिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टिकट्स बना रखी हैं, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन और एक नॉर्मल इंडिविजुअल यंग्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा स्टूडेंट वालों को 30% डिस्काउंट है, सीनियर सिटीजन को 50% और यंग वालों को 0%। ठीक है, अब जिसने सीनियर सिटीजन के अंडर में टिकट परचेज की है, ठीक है, वो इस टिकट को यंग जो पर्सन है उसे सेल नहीं कर पाएगा। रीजन? क्योंकि आईडी कार्ड से जो रेलवे अथॉरिटीज हैं वो वेरीफाई कर लेंगे कि क्या सच में ये 60 साल का है, ये इसने जानबूझ के इस अपने आप को सीनियर सिटीजन दिखाया। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज जनरली फीजिबल ओनली व्हेन बायर्स कैन नॉट इजीली रीसेल द प्रोडक्ट टू वन अनदर। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जहां पे रीसेलिंग क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, देन एवरी मोनोपोलिस्ट necessarily practices price discrimination because it possesses complete control over the market supply. ठीक है, अब एवरी मोनोपोलिस्ट नेसेसरली, ठीक है, देखिए हर एक मोनोपोलिस्ट हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता ही करता है। ठीक है, अब क्योंकि उसका सप्लाई पर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि
मार्केट, देखिए मार्केट पे कंट्रोल होना एक अलग बात है, मार्केट पे कंट्रोल होना एक अलग बात है। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि यहां पे आपसे क्या कह रहा है, यहां पे आपसे ये कह रहा है कि every monopolist practices price discrimination because it possesses complete control over the market supply। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चों यहाँ पे गलत है, ठीक है। थर्ड इज अ monopolist may charge different price to different group of consumer even when the cost of producing the product remains unchanged। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में आप देखो, जो मॉर्निंग का शो होता है, मॉर्निंग का शो, ठीक है, तो वो सस्ता होगा, इवनिंग का आप देखो वो महंगा होगा। तो सेम प्रोडक्ट है, सेम मूवी चल रही है, वही सीट्स हैं, सो दिस कैन बी ट्रू। Successful price discrimination generally requires differences in the price elasticity of demand among different group of buyers। अब ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है, ठीक है, तो उसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें डिफरेंसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स। यानी कि आपका अगर ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ठीक है, ग्रुप ए एक अलग सेट ऑफ बायर्स का है, ग्रुप बी एक अलग सेट ऑफ बायर्स का है, ग्रुप सी एक अलग सेट ऑफ बायर्स का है। तो अगर ऐसा है तभी आप जो है आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगी? सक्सेसफुल। So statement 4 is absolutely correct. The right answer is option A. Okay. Now the next question. चलिए next question. Consider the following statement regarding demand under monopoly. अब कह रहा है कि since the monopolist is the only seller in the market, the firm demand curve is identical to the market demand curve. मैंने आपसे क्या कहा था कि firm is equal to industry. इससे पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ये कंसेप्ट। तो स्टेटमेंट 1 is absolutely correct. A monopolist generally increases the quantity sold only by reducing the price charged to the consumer। अगर मोनोपोलिस्ट को अपनी डिमांड बढ़ानी है, एज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो अगर उसे अपनी डिमांड बढ़ानी है तो उसको प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। अंडर मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइंस मोर रैपिडली देन एवरेज रेवेन्यू एज आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, अब कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो डिक्लाइन होने का परसेंटेज है, ठीक है, ये ज्यादा है किससे? एवरेज रेवेन्यू से। बट कब? जब आप आउटपुट को बढ़ाओगे। देखिए मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब है? आपने हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए, ठीक है, जब प्राइस कम की जाती है तो वो कम प्राइस सिर्फ नया यूनिट पर नहीं बल्कि पुराने जो सारे यूनिट्स थे उन पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस वजह से हर एक्स्ट्रा यूनिट से आने वाला जो आपका एडिशनल इनकम वो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, वो आपका जो एडिशनल इनकम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, वो इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, सो दिस स्टेट, तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए आपने एक शर्ट को सेल किया जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, तो आपने कहा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 100, और एवरेज रेवेन्यू भी कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, अब सेकंड केस में आपने क्या किया? आपने प्राइस को कम कर दिया। आपने क्या किया? प्राइस को कम कर दिया। मान लीजिए आपने प्राइस को कर दिया 90। जब आपने प्राइस को 90 किया तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा? आपने कहा कि मैंने 2 यूनिट सेल किए और प्राइस कितना था? 90, तो कितना हो गया? 180। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप देखोगे, पुराना आपका कितना रेवेन्यू था? 100 माइनस न्यू 180। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया इस केस में? आपका 80। ठीक है, अगर यहीं आप एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करो, वो कितना होगा? 90। एवरेज रेवेन्यू कितना होगा? 90। तो आप देखो यहां पर कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज्यादा डिक्लाइन करता है किससे? एवरेज रेवेन्यू से, जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा। So statement 3 is absolutely correct. Now the fourth point is the demand curve faced by a monopolist is perfectly inelastic because consumers have no alternate supplier. देखिए मान सकते हैं कि perfectly inelastic है, डिपेंड करता है केसेस पे, बट डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ मोनोपोलिस्ट इज परफेक्टली inelastic because consumers have no alternate supplier। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही गलत है। अब क्यों गलत है? ये एक्सप्लेनेशन में पहले भी कर चुका हूं।
देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल 100 रुपए में मिल रहा था, अब वही आपको 500 में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, अपनी यूजेज कम कर दोगे। क्या कर दोगे, यूजेज कम। आप अपना खर्चा उस 100 में ही मैनेज करोगे। चाहे आपको पहले 100 में अगर 10 यूनिट मिल रहे थे, अब वही आपको कितने में मिल रहे हैं, 500 में, तो आप क्या करोगे, 100 रुपए में आप 2 यूनिट्स परचेज करके उन 2 यूनिट्स के साथ मैनेज करोगे। सो इट्स नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो लोग फिर यूजेज भी कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now consider the following statement about a monopoly's production choices. प्रोडक्शन चॉइसेस का मतलब है उसे प्रोडक्शन कंटिन्यू रखनी है या बंद करना है। अब वो बंद रखना है या कंटिन्यू रखना है वो डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि शॉर्ट रन में जो मोनोपोलिस्ट है वो बिजनेस को लॉस पे भी चलाएगा, कब तक, जब तक वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उससे रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, आपने जरूर पढ़ा होगा फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहा है तब तक वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, द शॉर्ट रन शटडाउन रूल फॉर अ मोनोपोली इज एग्जैक्टली द सेम एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रूल, दैट अप्लाइज टू फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए बात हो रही है शॉर्ट रन की, किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन का क्या मतलब है, जहां पे जो आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स उन्हें आप एब्रप्टली या सडनली चेंज नहीं कर सकते। ओनली फ्यू फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, उन्हें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो कह रहा है कि अगर हम कंपेयर करें मोनोपोली को, अगर हम कंपेयर करें मोनोपोली को किसके साथ, परफेक्ट कंपटीशन के साथ। किसके साथ, परफेक्ट कंपटीशन के साथ हम मोनोपोली को अगर कंपेयर करें तो दोनों का जो शटडाउन रूल है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में भी जब तक आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करोगे, बट शॉर्ट रन में मोनोपोली में भी जब तक आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो तो आप कंटिन्यू करोगे। तो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड इज सिंस अ मोनोपोलिस्ट फेसेस नो कंपटीटर्स इट विल नेवर क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन वंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। देखिए ये तो एक बड़ा वियर्ड सा जर्नलाइज स्टेटमेंट है कि डिपेंड करता है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ना हो एक टाइम के बाद, सो वो बिजनेस हमेशा ही चलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फिक्स्ड कॉस्ट राइज इन द शॉर्ट रन अ मोनोपोलिस्ट मस्ट शट डाउन इमीडिएटली इवन इफ इट कवर्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए सबसे पहली बात, जब शॉर्ट रन में प्रोडक्शन जारी रखनी है या बंद करना का फैसला, देखिए अगर आपको जो शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है या बंद करना है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता आपका किस पे, फिक्स्ड कॉस्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड सारा किस पे करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। तो यहां कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, perfectly competitive firms and monopolists can calculate their ideal output using only their own cost and market demand। देखिए अब जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, परफेक्ट कंपटीशन में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और मोनोपोली में तो आपके ओनली वन सेलर है। अब ये आपसे कह रहा है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स है और मोनोपोलिस्ट हैं वो अपना आइडियल आउटपुट, यानी कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, वो कैसे करेंगे, अपनी कॉस्ट और मार्केट डिमांड को कंसिडरेशन में लेके। तो यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन अब कंपैरिजन में ओलिगोपोली आ गया। क्या आ गया, ओलिगोपोली या ओलिगोपोलिस्ट, ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक, अब कह रहा है कि जो ओलिगोपोलिस्ट है वो ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके जो राइवल्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है। तो अगर आपने देखा होगा ओलिगोपोली में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो होता है किंक्ड डिमांड कर्व। क्या होता है, किंक्ड डिमांड कर्व। अब इसमें ओलिगोपोली में क्या रहती है, इंटरडिपेंडेंस। क्या रहती है, इंटरडिपेंडेंस। यानी कि अगर मान लीजिए मारुति है और एक साइड से आपका ह्यूंडई है, ठीक है, मारुति ने अगर अपने प्राइसेस कम किए तो ह्यूंडई को भी कम करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर कंपटीटर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, इंटरडिपेंडेंट। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ओलिगोपोलिस जो है वो अपना आइडियल आउटपुट डिटरमाइन करेगा उसके राइवल्स के बेसिस पे। स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली
करेक्ट, ठीक है। आई होप आपने ओलिगोपोली पढ़ा होगा। स्टेटमेंट 2 कहता है कि इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोथ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स एंड मोनोपोलिस्ट चार्ज अ प्राइस हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। देखिए मोनोपोली में तो हमेशा सेम ही, मोनोपोली में तो यही रहेगा, ये तो ठीक है, मोनोपोली में तो लॉन्ग रन में प्राइस विल बी ग्रेटर देन मार्केट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में याद रखिएगा प्राइस इज इक्वल टू आपका जो मार्जिनल कॉस्ट, ये मिनिमम क्या रहता है, मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। यहां पे आपसे कह रहा है कि दोनों के केसेस में प्राइस ज्यादा रहेगा, मोनोपोली के केस में तो रहेगा लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के केस में बराबर होता है, P इज इक्वल टू MC, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट 3 आपसे कह रहा है कि द डिमांड कर्व इज परफेक्टली फ्लैट हॉरिजेंटल फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म, डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर अ मोनोपोली एंड कैन बी किंग्ड फॉर एन ओलिगोपोली। तो अभी आपसे बता रहा है कि देयर आर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट मार्केट, आपका ओलिगोपोली और मोनोपोली, उनके डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं। आपको अगर पता हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में एकदम स्ट्रेट लाइन फ्लैट, और ओलिगोपोली में आपका क्या होता है, किंग। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई मार्जिनल रेवेन्यू लाइज बिलो प्राइस, यानी कि एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, the monopolist must reduce the price on all units in order to sell additional unit of output, ठीक है। Now the next question, which one of the following statement is correct regarding a monopolist pricing power? Monopolist can increase price indefinitely without affecting total revenue. Monopolist is a price maker, but its pricing decision is constrained by the market demand for the product. A monopolist determines both price and quantity independently of consumer preferences. A monopolist always charges the price corresponding to perfectly inelastic demand, ठीक है। In this case the right answer is option B. Now आप ये देखो, ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड, और इससे आपको बताना है कि ये कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री है। तो मैं आपको बता दूं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। और इसमें हम बताते हैं कि सरप्लस, एक डिग्री में सरप्लस आपका 0 है, आपके पास जितना था सब वो आपको रास्ते में चोर ने पकड़ा और आपकी जेब में जितना पैसा था सब ले गया, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। अब यह आपको सिचुएशन दी हुई है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो एडिटिंग टूल बेच रही है, उन्होंने अपना फ्री वर्जन ऑफर किया है, प्रो वर्जन भी है, ठीक, और एक एंटरप्राइज वर्जन। फ्री वर्जन में तो आपके बेसिक फीचर्स होंगे, प्रो वर्जन में थोड़े उससे बेटर होंगे, और एंटरप्राइज वर्जन तो आपका लार्ज स्केल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बट उसकी प्राइस कितनी है, 2499, ठीक है। अब यूजर जो है वो विजिट करे वेबसाइट को और अपनी अकॉर्डिंग प्लान को चूज कर सकता है। आप मान लीजिए आप जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देख लो, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पैक्स होते हैं ना, कोई 199 का है, फिर 300 का है, फिर UHD 4 डिवाइसेस अगर आपने देखने हैं, तो इस तरह से उन्होंने प्राइसेस मेंटेन की हुई हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आप उसको चूज कर रहे हो वेबसाइट को विजिट करके, तो ये कौन सी डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इसमें से बताइए क्या है। सबसे पहली बात याद रखिएगा फर्स्ट डिग्री क्या होता है। यहां पर जो सेलर है, आप दुकान पे गए, ठीक है, और सेलर ने आपको देखा और आपसे सूट का बोल दिया 5000, ठीक है, वो जितना बोल सकता था मैक्सिमम उसने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यूज की फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और डॉक्टर या लॉयर आप देखो, वो भी जब केसेस लेता है, लॉयर भी देखता है कि ये जो पार्टी है कितनी नेटवर्थ है, कितनी एफ्लुएंट है, तो वैसे ही उनसे वो रेट लगाएगा, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री क्या होता है, यहाँ पर जो सेलर है ना, सेलर को कंज्यूमर के बारे में पहले से नहीं पता होता, वो क्या करता है डिफरेंट ब्लॉक्स बना देता है, जैसे नेटफ्लिक्स का ब्लॉक बना दिए 199, 299, 399,
ठीक है, जहां वो कंज्यूमर से खुद पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जहां पर हम मार्केट को थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी। अब जैसे आप देख लो रेलवेज में कैटेगरीज बनी है टिकट्स की, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट या नॉर्मल। तो अब सीनियर सिटीजन को अलग से डिस्काउंट मिलता है, तो उसे हम कह देते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अब यहां पे आपसे ये पूछ रहा है इस केस में कि जब देखो, अब यहां पर आपने सॉफ्टवेयर बनाया, अब आप अपनी ऑडियंस को जानते नहीं हो, आपने ग्रुप 3 प्लान बना दिए, 499 फ्री वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन, सो इट हैज टू बी अ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यू वांट टू हायर अ वेडिंग फोटोग्राफर, देयर आर नो रेट्स लिस्टेड ऑन देयर वेबसाइट, during their initial call the photographer asks you about your wedding venue, guest, occupation, total budget before emailing you a highly personalized price quote। अब देखो, फोटोग्राफर ने एक ब्लाइंड कॉल की आपको, तो आपने कहा कि नहीं, मैं इसको पता चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। आपने उसको कहा, उसने पूछा कि आपकी शादी कहाँ होगी। अगर आपने उसको ऐसा वेन्यू बता दिया जो शहर का सबसे कॉस्टली वेन्यू है, यहाँ शादी करने का रेंट ही 25-30 लाख है एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो बोलेगा अच्छा ये तो ठीक ठाक पार्टी है। गेस्ट कितने हैं, आपने कह दिया 500 से 1000। आप करते क्या हो, आपने कह दिया मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, ठीक है, तो उसने लगा दिया कि फर्स्ट डिग्री क्या होगी, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जब याद रखा, जब आपसे कोई आपका बायोडेटा वगैरह कुछ मांगे, सो कोट मिनिमम, तो ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लगाने के। ठीक है, नाउ what is the underlying reason that a monopoly creates a dead weight loss for the society? monopoly की मार्केट में there is a concept called dead weight loss। क्या कहते हैं, dead weight loss। अब dead weight loss का सिंपली मतलब है वो सामान जो बिक सकता था बट बिका नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा थी। प्राइसेस बहुत ज्यादा थी तो आपके जो अनसोल्ड गुड्स रहे, जो सामान जो आपने बेचा नहीं, वो क्रिएट करता आपका डेड वेट लॉस। क्या करता है, डेड वेट लॉस। अब ये कह रहा है कि रीजन मोनोपोली में डेड वेट लॉस होगा क्यों। द वेल्थ ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर कंप्लीटली वैनिशेस, द गवर्नमेंट टैक्सेस द मोनोपोली, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड्स डू नॉट हैपन बिकॉज द प्राइसेस आर केप्ट टू हाई। ठीक है, प्राइसेस आर केप्ट हाई तो सेल होगी नहीं, तो उस वजह से होता है डेड वेट लॉस। तो ये मोनोपोली का एक करेक्टर। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आप मेरे को कमेंट में आंसर करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसका आप मेरे को आंसर बताएंगे और आपको इसमें वही फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपका एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो टॉपिक की। मेरा कोई ये मकसद नहीं है सिर्फ JKSSB फॉ इससे रिलेटेड, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो आई डोंट ट्रेन फॉर एग्जाम्स, आई ट्रेन फॉर लाइफ, लेट्स बी वेरी क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। अब आपको बताना है कि इसमें से फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री क्या है। सो आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ डे 16 ऑफ 21 डे हार्ड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो ऐसे और क्वेश्चंस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और लगभग 59% ऑडियंस ऐसी है जो देख के चली जाती है, सब्सक्राइब नहीं करते। सो हार्डली, बट चलो आपकी अपनी मर्जी है। राइट टू सब्सक्राइब एक फंडामेंटल राइट भी है। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।